अगर हर शख्स पहले से ही अपने ऐप देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता। एक बहुत बड़ा मसला होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा गालिबन नहीं कर सकेगी। जो आप सोच रहे हैं वो भी लगातार बारिशें भी होंगी और नॉर्मल से ज्यादा भी बारिशें हो जाएगी। ये कोई 7वीं या 8वीं गाड़ी आपकी यूनिवर्सिटी से बन रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फार्मूला कार का मकसद ही होता है कि आप जो है ना इंजीनियरिंग की लिमिट्स तक लेके जाएं। इस वक्त जो आपकी कंजम्पशन है वो 13,000 पे आई हुई है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मेरे को होस्ट अब से थोड़ी देर बाद आपको ज्वाइन करेंगे। और इससे पहले हम मौलाना रूमी के कॉल पर नज़र डालते हैं। अगर हर शख्स पहले से ही अपने ऐप देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता। दूसरों के ऐप निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसीलिए दूसरों के ऐप बयान करते हैं। बेहतर यही है कि खुद की इस्लाह की जाए ताकि लोगों के ऐप निकालकर अपने वक्त को ज़ाया ना किया जाए। इसी अच्छी बात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। सियासी जमात पर पाबंदी, मजीद मुशावरत का फैसला। वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के निफाज का मामला ज़ेर गौर ना आ सका। हुकूमत का पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाने का इंदिया। कानूनी और सियासी नताइज का जायजा लेने के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। कराची में समंदरी हवाओं के बाद हब्स की शिद्दत में वाज़े कमी। शहर कायद में बादलों का राज बरकरार। पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत का नुज़ूल। लाहौर, सियालकोट, मानसरा और एबटाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाब। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बिजली बिलों में भारी भरकम टैक्स के खिलाफ ताजिर और सनती बरादरी भी सरापा एहतजाज। एक्सपोर्ट समेत कई सनतें ज़बूहाली का शिकार। FPCCI का IPP से मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। आखिर माजरा क्या है, प्रोग्राम में जानेंगे। और होनहार तलबा का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान की तैयार करदा हाइब्रिड फार्मूला कार की बरतानिया में भी धूम। फार्मूला स्टूडेंट UK में अवार्ड जीत लिया। नस्ट के होनहार तलबा आज होंगे हमारे मेहमान। और अब आज की टॉप स्टोरी पर नजर डालेंगे। पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास एक दिन ताख़ीर से हुआ, जिसमें दीगर अहम मामलात पर तो ज़ेर गौर आए ही, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर हो गया। यानी हमारी जो कल दी हुई खबर थी वो दुरुस्त साबित हो गई है, जिसमें हमने कल सुबह ही आपको बता दिया था कि फ़िलहाल नवाज लीग के अंदर ही इस इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक ना होने की इत्तलात आ रही हैं। और कल नवाज लीगी रहनुमा रुहेल असगर ने भी दुनिया बोल है कि इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी राय का खुलकर इजहार भी किया था और उन्होंने कहा था कि ये मामला इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो पंजाब की सूबाई हुकूमत के हवाले से बड़ी और अहम खबर ये भी आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने इमरान खान समेत 57 मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर दरख्वास्त में इस्तदा की है कि फहरिस्त में मौजूद मुल्ज़िमों को नोटिस जारी करके ज़मानत मुस्तरद की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। माजरत चाहूँगा देरी के लिए अफीन साहिबा, थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो हमारी देरी की अनाउंसमेंट कर दी। मैं चाहूँगा नाज़रीन आपके साथ शेयर भी किया जाए कि देरी असल में हुई क्यों है, क्योंकि कराची से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो बलोच कॉलोनी ब्रिज का रुख फ़िलहाल ना कीजिएगा, वो जैम है। बल्कि ब्रिज तो बंद इस वजह से कि वहाँ पर कोई ऑयल टैंकर गिर गया है। हमारे जो अपने ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, वो बेचारे हर जगह पर खड़े हुए हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आप उनसे प्लीज़ ना उलझें। मैं भी देखते हुए आया हूँ बिला वजह शहरी उनसे उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। भाई आपकी और हमारी जान की हिफाजत के लिए मुहाफिज बने वो खड़े हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए। आप मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कीजिए, इख्तियार कीजिए। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि शारा फैसल भी इस वक्त बम्पर टू बम्पर
जैम चल रहा है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि बलोच कॉलोनी ब्रिज जो है वो सील कर दिया गया है। फिलहाल जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं हो जाती है ऑयल की जो कि वहाँ गिरा हुआ है, तब तक ये ब्रिज जो है वो बंद रहेगा और शारा फैसल जो है वो जैम रहेगा। यही वजह है नाजरीन कि मैं भी आज देरी का शिकार हो गया और उसके लिए आप लोगों से माजरत भी चाहूँगा कि जी आज आने में ज़रा सी देर हो गई है। तो अफशीन, आप भी क्या उसी रास्ते की तरफ से आती हैं? मैं उसी रास्ते से आई और मुझे भी सुबह ही पता चला कि ये अफसोसनाक हादसा रात गए पेश आया था और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि इसमें पूरी एक फैमिली बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं। आपने दुरुस्त फरमाया। इसके साथ साथ अफशीन, मैं आपको बताऊं कि जब मैं आज शारा फैसल से आ रहा था तो मैं फॉरेन अफेयर का जो ऑफिस है उसके सामने से गुजरा और लोगों से बातें तो बहुत ज़्यादा सुन रखी थी, लेकिन यकीन जानिए कि जिस तरीके से लोग वहाँ पर जौक दर जौक इस वक्त मौजूद हैं। ऑफिस खुलने की टाइमिंग 9 बजे की है, लेकिन मैं 8:30 बजे वहाँ से गुजर रहा था तो कतार इतनी लंबी थी कि FTC तक पहुँच चुकी थी। यानी लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? वजह हो सकती है हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हो सकते हैं हमारे माशी हालात, हो सकती हैं बहुत सारी वजूहात, या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए तो लोग पहले जाया करते थे, लेकिन आजकल मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी लगाने का मामला मौखर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास एक दिन ताखीर से हुआ, जिसमें दीगर अहम मामलात पर तो ज़ेर गौर आए ही, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला जो है वो मौखर हो गया है। इस पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए सीनियर तज्ज़िया निगार नज़ीर लगारी साहब ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। लगारी साहब, ये जो मामला हुआ है, कल रोहेल असगर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे और वो इस तरीके से इस चीज़ को ले रहे थे जैसे कोई तमस्खर की बात है कि यार आप कैसे किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगा सकते हैं, ये कोई जमहूरी अमल नहीं है। इससे ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर कोई धड़ाबंदी हो रखी है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपके पास क्या इतलात आई हुई हैं कि क्या वाकई इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो शशोपज का शिकार है? नहीं, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग इस पे एक पेज पर नहीं हैं इस मामले पर। हो सकता है कि बात पॉलिटिक्स के मामले पर वो एक साथ, लेकिन इस मामले पर रोहेल असगर साहब तो वैसे भी पार्टी से जुदागाना मौके अख्तियार कर चुके हैं और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग में शायद ज्यादा ऐसा नहीं ठहर सकेंगे। लेकिन और लोग भी जो पार्टी के अंदर हैं और पार्टी डिसिप्लिन में हैं, वो भी वो भी इस मसले पर, खास तौर पर किसी पार्टी पर पाबंदी के मसले पर वो एक पेज पर नहीं है और वो लोग जो हैं वो इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं। हमें बाद ऐसे लोगों की भी इतलात हैं जो अभी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पाबंदी के मामले पर वो साथ देने को तैयार नहीं। और सिस्टम में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पाबंदी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक बड़ा काम होगा जो मुल्क के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा लगारी साहब, ये जो बात की जा रही है कि ये एक किस्म की सियासी खुदकुशी भी हो सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए अगर वो ये करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली इस चीज़ के क्या जो है वो साइड इफेक्ट सामने आएंगे? आइन में इसकी क्या गुंजाइश है? ज़रा इस पर थोड़ा सा डिटेल में जो है वो हमारे साथ तबसरा शेयर कीजिए प्लीज़। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं अर्ज करता हूँ कि सूरत हाल ये है कि अगर पाबंदी लगती है तो इसको वो नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको इंडोर्स नहीं किया जाएगा। ये पहला मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये मशरूत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह की पाबंदी की शायद इजाजत ना दे। माजी में हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐसी पाबंदी को कबूल किया, लेकिन उनके लिए ये अब बहुत मुश्किल होगा कि वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो ऐसी पाबंदी का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट अब मेरे ख्याल में इस मामले में हुकूमत का साथ नहीं दे। नज़ीर लगारी साहब, क्या कानूनी ऑप्शंस हो सकते हैं कि किसी भी जमात को कलअदम करार देने के? नहीं, कलअदम करार देने के लिए एक तो हुकूमत उसका ऐलान करती है और फिर मामला रेफरेंस लेकर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट वो तमाम वाक़यात को देखती है जिस तरह से ये इस फैसले पर पहुंच गया है कि ये मुल्क दुश्मन है। और दूसरी बात यह है कि ये मुल्क में फसाद कराना चाहती है या ये मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहती है और लोगों को लड़ाना चाहती है। इस तरह की बातें होंगी और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू पैदा करे जो हल होने में नहीं आ रहा है, और वो रियासत के अंदर
अपनी रियासत का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर वो इससे इंडोर्स नहीं करेगी। मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा आसान रास्ता ये था, अगर ये हुक्मरान चाहते थे कि उसके ऊपर कोई एक ज़र्ब लगाना है। ज़र्ब लगाना तो सियासी लोगों के बारे में मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें सोचना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस सूरत हाल का शिकार आज पीटीआई है, बिल्कुल ऐन ही इसी सूरत हाल का शिकार मुस्लिम लीग कल भी थी और फिर आने वाले कल भी इसी सूरत हाल का शिकार हो सकती है। कोई भी पार्टी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, नून लीग भी कल ऐसी ही सूरत हाल का शिकार होगी और जिस सूरत हाल का पीटीआई को सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब कोई हुक्मरान जमात आ जाए तो वो अपने मुखालफिन पर पाबंदी लगा दे और उनको गैर कानूनी या गैर आईनी जमात करार दे दे और उनकी तमाम सरगर्मियां रोकने का हुक्म जारी करे, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको इंडोर्स करेगी? एक बहुत बड़ा मसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा गालिबन नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात यह कि इनके लिए रास्ता तो ये खुला हुआ था ना, कि ये हकीकत भी है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी और तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह से निपटाया गया था पहले मरहले पर, तो हमें साफ लग रहा है कि तमाम आईनी तकाजों को पेश नजर नहीं रखा गया था। असम्बली का इजलास जितनी मुद्दत में बुलाया जाना चाहिए उतनी मुद्दत में नहीं बुलाया गया, उसके बाद बुलाया गया, ये आइन के खिलाफ वर्जी थी। फिर उसके बाद जब इजलास बुला लिया गया तो फिर इजलास के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो और ज्यादा खतरनाक थी। वो ये थी कि जनाब एक जो है वो वजीर कानून थे उस वक्त फवाद चौधरी, उन्होंने एक आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा और कहा कि जी आइन का तकद्दुस जो है वो हर सूरत में बरकरार रहना चाहिए। उसके ऊपर कोई और कार्रवाई किए बगैर जो है वो स्पीकर की कुर्सी पर कासिम सूरी साहब थे। कासिम सूरी ने कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ और उन्होंने आर्टिकल 6 का नफाज करते हुए जो है वो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। और अगले लम्हे में ऐसा हुआ कि इमरान खान ने असम्बली ही तोड़ दी। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई थी और फिर जो मंजूरी भी हो गई थी, तो ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल आइन को जो है एब्रोगेट किया गया, सबवर्ट किया गया, आइन को तोड़ा गया, आइन को अबाइंस में रखा गया, आइन के तकाजों को पेश नजर नहीं रखा गया और एक आइनी तकाजे को उससे रोकगर्दानी की गई। तो मेरे ख्याल में उस वक्त जो है ये बनता है और बनता था कि आर्टिकल 6 को सामने लाया जाता और इनके खिलाफ जिन लोगों ने आइनी तकाजों को पेश नजर नहीं रखा उनके खिलाफ आईनी कार्रवाई होनी चाहिए। लगारी साहब, कता कलामी की माजरत, ये इस वक्त जो आर्टिकल 6 के लिए 3 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं पार्टी सरबराहान के, जिसमें कासिम सूरी साहब और साबिक सदर भी हैं आरिफ अलवी साहब भी और इमरान खान साहब का भी नाम आ गया है उसमें। यानी कि अगरचे आर्टिकल 6 लगा दिया जाता है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे 2015-16 के वक्त जब एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगने जा रही थी तो वहां से -1 का एक फार्मूला निकल आया था। यहाँ कोई -3 की सूरत हाल नजर आ रही है? नहीं, ये -3 की कोई बात नहीं, -3 की कोई बात नहीं है और कोई सियासी अहमियत नहीं है, ना कासिम सूरी की कोई सियासी अहमियत है, ना जो है डॉक्टर आरिफ अलवी की कोई ऐसी बड़ी कोई स्टैंडिंग है कि वो करें। जाहिर है इमरान खान पर अगर लगता है और कोर्ट फैसला करती है कि जनाब आइन एब्रोगेट हुआ है, आइन को सबवर्ट किया गया है और आइन को आप कर चुके हैं ना, एक जर्नल के खिलाफ ये जो है इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। एक आर्मी साबिक आर्मी चीफ या साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, साबिक सदर ममलिकत और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, जब सेमी मार्शल लगाया गया तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर आए थे। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बजाय उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनना पसंद किया था जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो जनरल परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है, उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है और गालिबन अब तक सजा वो खत्म भी नहीं हुई किसी कोर्ट में। तो ये हो चुका है, उनका बैरून मुल्क इंतकाल हुआ और यहाँ उनकी कराची में तदफीन हुई है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आर्टिकल 6 पाकिस्तान में एक दफा उस पर अमल किया जा चुका है, उस पर दूसरी बार भी अमल हो सकता है और अगर इन चीजों से गुरेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
लेकिन अगर आपने कार्रवाई करनी है तो आर्टिकल 6 करें और मखसूस अफराद पर करें जो इसके जिम्मेदार समझे जाते हैं। तो लगारी साहब, यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगरचे आर्टिकल 6 लगता है और पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ जो है वो साबित भी हो जाती है ये चीज, तो फिर आगे सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि असल में ये हालात ऐसे नहीं रहेंगे। कितना अरसे तक ये जो हरदर्मी है, नापसंदी है, खुद पसंदी है और अपने आप को एक होल में बंद करके अपने पूरे मुल्क को यरफाल बनाने की जो कोशिश है, कितने अरसे तक और चलेगी? पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लोगों ने आगे बढ़ना है, इस मुल्क के तमाम इदारों ने आगे बढ़ना है। ये तो नहीं है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो कहा गया है कि जनाब एक शख्स की वजह से सारा कुछ यरमाल है, तो ऐसा होता नहीं है। तारीख में कोई नागुज़ीर नहीं है। सिकंदर आजम नागुज़ीर नहीं था और वो 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। नागुज़ीर कोई भी नहीं होता है किसी भी मुल्क में, और हर चीज एक अमल से गुजरती है। और जिंदगी में यह नहीं है कि कोई शख्स अपने आप को ये समझे कि मैं ही जो है असल सच्चाई हूँ, बाकी कोई और सच्चाई नहीं है जिंदगी के अंदर और इंसानी जिंदगी के अंदर, बल्कि सोसाइटी की जिंदगी के अंदर, एक माशरे की जिंदगी के अंदर बेशुमार हकीकतें होती हैं, बेशुमार सच्चाइयाँ होती हैं। तो वो अपना अपना इजहार भी कर रही होती हैं, अपना अपना तरीक़ाकार भी अख्तियार कर रही होती हैं। अगर एक शख्स ये समझ ले कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैंने ही मुल्क को यरफाल बना के रखना है, तो ये तादेर नहीं हो सकेगा। मुल्क यरफाल अकले कुल जो है वो कोई शख्स साबित नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच लगारी साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही डिटेल के अंदर जो है ये जो सूरत हाल इस वक्त सियासी चल रही है असेंबली में और आर्टिकल 6 का जो मामला है, इसके ऊपर आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बहुत ही ब्रीफली जो है वो इसे एक्सप्लेन कर दिया। और अब अफशीन, मुझे लगता है कि उस खबर का वक्त आ चुका है जो कि सियासी मौसम तो हमने देख ही लिया है, अब एक्चुअल जो वेदर है, जो मौसम है, जो गरज चमक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बताइए क्या खबर आपके पास? मौसम की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला और सिंध के चंद अजला में पिछले 48 घंटों से वक्फे से कहीं हल्के और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरक़ी पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, एक जमाना हुआ करता था, हम कहते थे ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सकें, और कराची जो है वो अब्रे करम को जो है वो बरसने के लिए तरस रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि हम कराची में ही बैठे हैं, कराची स्टूडियो से, तो यहाँ के मौसम के बारे में कुछ बताइए कि कराची वालों के नसीब में इस बार बारिश साइंटिफिकली है या दुआओं पे ही गुजारा करना है? नहीं, दुआएं तो अपनी जगह, दुआएं तो बारिश से बचने के लिए करें आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले जो 15 से 20 दिन है, इसमें से हम जुलाई के महीने की आज तक की जो बारिशें हैं जितनी होनी चाहिए पाकिस्तान में, उससे 15% कम है। अच्छा। और हमारी जो प्रेडिक्शन है पूरे सीजन की अप टू 30 सितंबर, मोर देन जो है नॉर्मल से ज्यादा बारिशें और इंशाल्लाह हो जाएगी। अब तक जो है मानसून के सीजन में बड़ी बारिश और जो लगातार बारिश है, जो सावन की जो बारिश होती है वो उस वक्त होती है जब अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से उठ के सिस्टम पूरे हमारे पाकिस्तान में आता है। अब तक सूरत हाल ये है कि समुद्री हवाओं के तहत जो है नमी तो आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल से इंडिया को क्रॉस करके और अरेबियन सी से पाकिस्तान में नहीं पहुंचा। अब तक जो बारिशें हो रही हैं, जुलाई के स्टार्ट होते ही ये सिस्टम शुरू हो गए थे, वो होती है मगर भी हवाओं के तहत वो सिलसिला 7 से 10 दिन में एक आता है सारा साल, उसके तहत बारिशें होती हैं। उससे ये होता है कि ठंडी हवाएं होती हैं और उसमें से जहाँ जहाँ उसको नमी मिलती है उसके उस सिस्टम में अपनी नमी नहीं होती, जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ जितनी नमी होती है वो बारिश में कन्वर्ट कर देता है और बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक 2-3 घंटे से ज्यादा परसिस्ट नहीं करता है। अगर सिस्टम ये समुद्र से उठ के आएगा तो 2-3 दिन लगातार बारिशें देता है और बारिशें देता हुआ पाकिस्तान के शुमाली इलाका तक जाता है। तो अब 28 तारीख से वो बाकायदा जो है वो सिस्टम वो बन के आने के बिल्कुल कभी इम्कान है, और ये 28 से लेकर अगले 2 हफ्तों में जो हमारी अभी तक की बारिशें की में नॉर्मल से कम है, वो नॉर्मल से बराबर होने की बजाय अजाफी हो जाएंगी। और ये अगले जो 2 हफ्ते उसमें तो बहुत अच्छी बारिशें पूरे पाकिस्तान में होगी, जिसमें कराची भी शामिल है। अभी तक हमारे जो मानसून के खास इलाके कश्मीर है, सियालकोट है, मरी, रावलाकोट, वहाँ भी नॉर्मल से कम बारिशें। अभी तक बड़ा स्पेल जो है मानसून का दरियाओं के में भी और डैम्स भी पानी नॉर्मल से कम है। अभी दरिया में और नदी नालों में कोई सैलाबी सूरत
तो क्या पैदा होनी, वैसे भी पानी नहीं आया। चलिए ये तो अच्छा है शाहिद अब्बास साहब, आपने हमें एहसास कमतरी से बचा लिया। आपने बता दिया है कि जी वहाँ पे भी सारी जगहों पे कम कम बारिशें ही हो रही हैं, सिर्फ कराची वाले ही नहीं है जहाँ बारिशें नहीं हो रही। और बल्कि एक और खुशखबरी भी आपने दी है कि सितंबर में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, तो जो ये कमी है ये अब पूरी हो जाएगी आगे जाके। लेकिन ऐसा कैसे है कि जुलाई का महीना ऐसा होता है कि मानसून का सीज़न जब स्टार्ट हो जाता है तो बारिशों का आगाज़ हो ही जाता है, लेकिन अब कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है वक्त? जी, अब तक मैंने कहा ना कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो भी लगातार बारिशें भी होंगी और नॉर्मल से ज़्यादा भी बारिशें हो जाएंगी। अभी तक बारिशें होने से मौसम जो है वो ठंडा नहीं हुआ, ज़मीन ठंडी नहीं हुई, लोगों को रिलीफ नहीं मिला। बारिश होती है तो उसके बाद हवस हो जाता है, सूर्य निकल आता है। तो इसमें से जो है अगले हफ्ता 10 दिन में वो जो आप एक्चुअली बारिशें मानसून की देखना चाहते हैं वो आपको मिलेंगी और लगातार बारिशें, और 2-3 दिन बगैर सूर्य निकले जो सूरत हालत थी तो वो आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। और अल्लाह ताला जो है वो बस ये खैर की बारिश ही बरसाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है कि निज़ाम जो है कराची का स्पेशली बड़ा ही तहस नहस हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, काफ़ी अमवात भी हो जाती हैं अक्सर व बेशतर। तो अल्लाह ताला बस खैर की बारिश जो है वो ये करे। एक चीज़ और शायद से मुझे बताइएगा कि पंजाब में तो अभी बारिशें हो रही हैं, आपने बताया, और हम भी खबरों में देखते रहते हैं कि मामूल से कम सही लेकिन हो रही हैं। जब ये सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा तो सर क्या सैलाबी सूरत हाल बनने का कोई खदशा है? मैं आपको बताऊं कि पंजाब की बारिशें अभी भी 10% पंजाब पूरे की नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बारिशें 1-2 बड़ी अच्छी हुई हैं। लाहौर सियालकोट में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की हुई हैं, तो उसकी क्वांटिटी। लेकिन जो आने वाले दिनों में होगा तो उसमें से एक तो ये है कि हमारे और इंडिया के डैम जो हैं वो नॉर्मल से कम उनमें पानी है, उसमें से पानी स्टोर करने का अभी बहुत कैपेसिटी है। सही। दूसरा ये है कि उसमें से 1-2 बड़ी बारिशों को तो वो बड़ी आसानी से अकोमोडेट कर लेंगे। दूसरा ये कि उनके साथ जैसे हमारा दरिया रावी है, चनाब, इनके साथ जो छोटे नदी नाले हैं तो वहाँ ये कुछ तो नहीं हो सकती है। और या हमारे शहरों में जो बड़े शहर है पंजाब के, लाहौर है, उसके पास गुजरांवाला, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, तो इन बड़े शहरों में अगर तेज बारिश होती तो इनके नशीबी इलाकों में कुछ मसला जरूर हो सकता है। लेकिन बाकी अभी जो है दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल अभी हम नहीं देख रहे। चलें जी, ये एक बेहतरीन चीज़ जो है वो पता चल गई कि इस बार जो है वो सैलाब की सूरत हाल अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रही है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब, आपने जो है वो आगाह किया और कुछ खुशखबरियाँ भी जो हैं वो आपने हम तक पहुँचाई हैं। हमने अपने आवाम को जो है वो ये खुशखबरियाँ दे दी हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, अब शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। दुनिया बोल में आपका इंतज़ार रहेगा जस्ट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, आपको याद होगा कि मई में हमने आपकी कराची में नस्ट के तलबा की तैयार करदा हाइब्रिड फार्मूला कार दिखाई थी और नस्ट के तलबा से आपकी मुलाकात भी करवाई थी। अब खबर यह है कि पाकिस्तानी तलबा की इस काविश को बरतानिया में भी सराहा गया और पाकिस्तानी फार्मूला कार तैयार करने वाले तलबा ने बरतानिया में फार्मूला स्टूडेंट यू के मुकाबला जीत लिया है। इन बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है उनकी मार्केटिंग टीम से अनीका। अस्सलाम वालेकुम अनीका आसिफ, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। और उनकी जो इंजीनियरिंग टीम है, इंजीनियरिंग सेक्टर से मेरे इन द राइट कॉर्नर वी हैव ताहा। ताहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी। अच्छा जी, तो पहले हम गाड़ी के बारे में जानते हैं, फिर मार्केटिंग, फिर बाद में बेचेंगे हम उसे, ठीक है? तो पहले हमें बताइए कि ये जो आपने गाड़ी तैयार की है हाइब्रिड मॉडल, ये इसके स्पेक्स बता दीजिए, ठीक है जी। स्पेक्स के साथ साथ आप हमें ये भी बताइए 0 to 100 कितने सेकंड्स में शूट करती है और मैक्सिमम स्पीड क्या टच करती है और कितने हॉर्स पावर को मैच कर लेती है। अच्छा, तो हमारी टीम 2012 से स्टार्ट हुई हुई है। तो पहले हम लोग कंबशन व्हीकल्स बनाते थे और इस साल हमने वो क्या किया, कंबशन जो कम्प्लीटली पेट्रोल पे चले। ओके, डन। फिर इस साल हमने चूज़ किया कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए, ग्लोबल चेंजेस को देखते हुए जो मोर इको फ्रेंडली फ्यूल की तरफ जा रही है। तो हम LV हाइब्रिड पे हमने इस साल LV हाइब्रिड बनाई है, लो वोल्टेज हाइब्रिड, यानी एक वो मोटर पावर्ड भी है, इसमें एक बैटरी पैक भी लगा हुआ है और उसको इंजन भी पावर हाइब्रिड टाइप या हाइब्रिड टाइप। और उसके साथ साथ हमने अपनी गाड़ी में पहली बार, और पाकिस्तान की पहली टीम है जिसने अपनी गाड़ी में एरो पैकेज लगाया। एरो पैकेज आपने देखा होगा कि वो जो सामने विंग्स टाइप के लगे हुए वो एकदम जहाज़ के विंग्स की तरह होते हैं, पर ये होता है कि जहाज़ के विंग्स को लिफ्ट चाहिए होता है और हमें एक ड्रैग चाहिए, हमें अपनी गाड़ी को ज़मीन से लगाना होता है।
हाँ, जितनी ज़्यादा वो ज़मीन से लगी रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी ग्रिप अच्छी होगी और इतनी ज़्यादा वो तेज़ी से जा पाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने गाड़ी की जो बॉडी है वो पूरी कार्बन फाइबर से बनाई हुई है, लाइट वेट हो गई। हाँ, लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग भी, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। और ये एक चीज़ है कि ये पूरी हमने जो उसकी बॉडी है ना, ये पूरी हमने अपने गैराज में मैन्युफैक्चर की है। दूसरे यानी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल और वो काम है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सोच भी नहीं सकते कि वो कार्बन फाइबर अपने गैराज में बना रहे होंगे। वो फुल मेटल शटल मेल्ट करके और सारी चीजें, वो कपड़े की शीट होती है, उस पे रेजिन्स मिला के उसको प्रॉपर ना उसको पूरा वैक्यूम पंप से खींच के उसका एक मोल्ड बनता है, फिर उसके बाद उससे हम उसके पार्ट मोल्ड बना के फिर उसके बाद उसकी शीट बनाई जाती है दोबारा से और वो प्रॉपर। अच्छा, इसका मुझे बताएं कि ये 0 to 100 कितने सेकंड में जाती है? 0 to 100 ये अराउंड 4 सेकंड्स में जाती है और मैक्सिमम स्पीड इसकी अराउंड अभी 160 है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है उनकी एक प्रॉपर रूल बुक होती है जिसकी वजह से इसको फॉर्मूला कहते हैं। ये तो कंपटीशन के लिए हो गया ना। अब मुझे ये बताएं कि ये जहाँ कहाँ तक सकती है या इसकी हदें कहाँ तक हैं? मतलब स्काई इज द लिमिट, आप इस गाड़ी को कितनी स्पीड में चला सकते हैं अगर कंपटीशन नहीं है तो? कंपटीशन नहीं है तो उसके इंजन पे और उसके उस पे डिपेंड करता है। वो कितना है? यानी अभी मतलब 250 तक जाएगी, 200 250 आराम से जा सकती है। बस ठीक है जी, चलें जी, गाड़ी आ गई है जी अनिका, 200 250 तक जा रही है, फाइबर बनाया हुआ है फुल ठीक ठाक टिका के, आप जरा बेच दें। अच्छा, बेसिकली हाँ, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, सवाल मिल गया ना आपको कि मार्केटिंग जो है वो इसको आप आपके टारगेटेड कंज्यूमर्स या आपके टारगेटेड इन्वेस्टर्स, आपका टारगेट सेक्टर क्या है, और ये जो इवेंट अभी आप लोग जीते हैं माशाल्लाह से यूके के अंदर, ये उसे कितना एनहांस करेगा, और ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये प्रोटोटाइप रहेगा या कॉन्सेप्ट कार बनेगा या फिर ये आगे जाके F1 जो इसकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे अडॉप्ट करने वाले हैं? ज़रा ये पूरी डिटेल जो है वो आप सम अप करके बताएं। ऑफ कोर्स, तो मार्केटिंग बेसिकली जो फेस ऑफ द टीम होता है, हम हर जगह टीम को कैरी करके लेके जा रहे होते हैं, टीम का नाम जो है वो हर जगह लेके जा रहे होते हैं। सिमिलरली जब हम यूके में कम्पीट करने के लिए गए तो हमने देखा काफ़ी सारी टीम्स वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नामों से स्पॉन्सर्ड होती हैं। सॉरी, आपकी टीम का नाम भी बता दीजिए यहाँ। नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम, NFST। फार्मूला स्टूडेंट टीम, NFST, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा कि वो बहुत बड़े बड़े नामों से स्पॉन्सर्ड होते हैं, BMW, मर्सिडीज़ वगैरह। तो हमारे लिए एक तो ये लर्निंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ जाके कि हम देखें दूसरी टीम किस तरह से अपनी मार्केटिंग को अप्रोच कर रही हैं, और दूसरी बात यहाँ पे अपने आप को भी मार्केट कर सकते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि हमारी टीम को जो है वो टेस्ला स्पॉन्सर करती है, टेस्ला मोटर्स, उन्होंने हमें इस बार बैटरी पैक भी बना कर दिया है। तो हम जो है वो जब इंटरनेशनली जा रहे हैं तो हमारे साथ साथ टेस्ला की एक तरह से रिकग्निशन साथ साथ हो रही है कि टेस्ला का नाम हमारे साथ जोड़ा हुआ है। तो ये हमारी मार्केटिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम जितने बड़े से बड़े ब्रांड्स को अपने साथ अटैच कर सकें, अपने आप को पिच कर सकें उन्हें इस तरह कि उन्हें हम एक जो है वो इन्वेस्टेबल बिजनेस लगें। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी जो है वो हमारी गाड़ी में हमने अच्छे खासे स्पॉन्सर्स मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। DP वर्ल्ड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO और मिडास सेफ्टी, इसके अलावा टेस्ला, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल भी हमारा स्पॉन्सर था, जिनकी मैं आपको एक और बहुत ख़ास बात बताऊं कि हमने उनके स्टूडेंट्स को इस बार F1 इन स्कूल्स के लिए मेंटोर किया। F1 इन स्कूल बेसिकली जो कंपटीशन में हम चाह रहे हैं वो स्कूल वर्जन है, बहुत स्मॉल स्केल, उनकी बहुत इतनी सी छोटी सी गाड़ी होती है, और वो बच्चे पाकिस्तान के पहले स्कूल के बच्चे हैं जो UAE गए हैं F1 इन स्कूल्स कम्पीट करने और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आए माशाल्लाह। और पाकिस्तान में अब तक उन्हें ट्रेन नस्ट में किया है, yes, उन्हें हमने मेंटोर किया है, उनके स्कूल की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिली, और वो स्कूल पहला स्कूल था पाकिस्तान का जिसके बच्चे वो अंडर 19 बच्चे हैं, और माशाल्लाह से उनकी 6 पीपल की टीम थी उनकी, और वो इंटरनेशनल स्टेज पे। अनिका, जब हम बात करते हैं F1 की तो काफ़ी मॉर्निंग शोज़ के अंदर तो मीम्स भी बन जाते हैं फार्मूला को लेकर के, तो मैं उस फार्मूला को नहीं जानना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं, जो कार आप बनाते हैं, ये प्रोटोटाइप्स होते हैं या ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या इनका कोई फ्यूचर होता है कि ये बस कंपटीशन के लिए बनाए, कंपटीशन रैप हुआ अब फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये कोई 7वीं या 8वीं गाड़ी आपकी यूनिवर्सिटी से बन रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये चीज़ें जो है वो ट्रैक पे कब आएंगी? या तो आप गैसोलीन को डाइवर्ट कर दें जो F1 चल रहा है, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गैसोलीन से जो है वो डाइवर्ट होना चाहेंगे, क्योंकि उसका बूस्ट और उसका स्पार्क ही अलग है, तो ड्राइवर्स भी उसके लिए नहीं होते। तो इनका फ्यूचर क्या होता है, ज़रा ये तो बताएं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि आप लोग तो फार्मूला कार बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल है नहीं, और लोग समझते भी नहीं है इस चीज़ को। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फार्मूला कार का मकसद ही ये होता है कि आप जो है ना इंजीनियरिंग की लिमिट्स तक लेके जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा फार्मूला कार की लुक बहुत ऑड होती है, आप वो रोड पे नॉर्मली नहीं देखेंगे, और वो इसलिए ही बिल्कुल उसकी नाक आगे से लंबी है, चपटी सी है, अजीब सी है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि उससे हमने इस पर प्रिंसिपल्स इस तरह के अप्लाई करने होते हैं कि उसकी शेप ऐसी बनानी पड़ती है।
तो जब हम इंजीनियरिंग की लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, इतना हैवी इंजन उसके ऊपर लग रहा है, इतनी स्पीड से वो जा रही है। आपने देखा होगा फार्मूला 1 की जो एक्चुअल गाड़ियाँ होती हैं जो कि ग्राउंड बिल्कुल 400 तक वो जा रही होती हैं। अब कराची के रोड पे तो उसको ऑब्वियसली नहीं लाया जा सकता। चला सकते हैं आप कराची के रोड पे, आप 400 पे इजीली 0 to 400 3 सेकंड में जाएगी, क्योंकि 3 सेकंड बाद ही खड्डा आ जाएगा, एक्सीलेटर पे आपका पाँव जूम 400 इजीली। तो नहीं खैर ट्रैक से नहीं, हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह लग रहा है कि गो कार्टिंग का ट्रैक बनाए, वो भी इतना ज्यादा। अच्छा वो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, वेरी गुड। बस एक वही है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो कहाँ मुझे ये बताइए, गाड़ी चलाई है आपने? मैं ड्राइवर नहीं हूँ गाड़ी के सिर्फ 3 अलॉट मतलब आपने बना दी है। मतलब मैं इट्स लाइक बड़ी चीप मिसाल देने जा रहा हूँ, डोंट माइंड, कि जी मैं खाना बना देता हूँ, खा के टेस्ट कर लो कैसा है, मुझे खाना नहीं आता। तो ये क्या बात हुई यार, आप फार्मूला 1 बना रहे हो, ड्राइव नहीं कर रहे, टेस्ट ड्राइव तो होती है। मतलब कोई दोस्त वोस्त लेकर आ जाए गाड़ी, हम चाबी ले लेते हैं, लाओ यार चाबी तो हम ट्राई लेकर आते हैं। तुमने तो खुद F1 बना दिया और उसकी ट्राई नहीं ली, क्यों? हमारी टीम में अराउंड 40 मेंबर्स हैं और तो तुम्हारा नंबर नहीं आया? नहीं, ये जो आपके सेटअप होते हैं बहुत ज़्यादा वो होता है सेंसिटिव और वो होता है, तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है गाड़ी की तो इट वुड बी बेटर कि आप थोड़ा पीछे। तो इंजीनियर है, आपने तो बनाई है यार, आप तो चलते चलते उसके प्लग व्लग चेंज कर लोगे। नहीं, पर ऐसे ये नहीं, एक चीज़ होती है कि जितने कम लोग इस्तेमाल करते हैं ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी चलती है। ये कह के आपको दूर हटाया हुआ इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपके दोस्तों ने गलत किया हुआ है। एक तो वैसे ही जो है वो आप बता रहे हैं 50 लोगों की टीम है जिसमें सिर्फ 15 लड़कियाँ और 35 लड़के। आप चाह रहे थे कि इक्वलिटी बराबर हो, लड़कियां ज़्यादा हो, लेकिन लड़कियां इंजीनियरिंग की फील्ड में बड़ा कम आती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन जाती हैं, लेकिन उन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या मसला होता है? मतलब 6 नंबर का पाना ढूंढने में प्रॉब्लम है, या मतलब कोई कोड वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं मिल रहा, क्या रीज़न क्या है? आप हैं इस फील्ड में तो आपको ज़्यादा पता होगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ एंड मैं तो वैसे अपने पैशन की वजह से, लेकिन अमूमन यही रुझान देखा जाता है कि लड़कियाँ बहुत कम होती है। आई गेस इसका यही रीज़न होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह इस तरह की फील्ड जिसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ग्राउंड वर्क बहुत हो जाता है, तो उसमें जॉब मार्केट में भी अक्सर ये होता है कि वो लड़कों को ही प्रेफर करते हैं। बहुत स्टीरियोटाइप सा बना हुआ है कि लड़कियां में भी कर नहीं सकेंगी ये, हालांकि लड़कियां इस फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं, लड़कियां चांद पर जा रही हैं, एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं लोग। बिल्कुल भाई, तो आई फील लाइक तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं खवातीन को, तो ये बहुत स्टीरियोटाइप है आई फील लाइक। लेकिन इंशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं इंजीनियरिंग में और डिफरेंट फील्ड्स में। होपफुली हमारी यूनिवर्सिटी में भी हर साल लड़कियां बढ़ती चली जाती हैं, हर क्लास में लड़कियां बढ़ती हैं। यार तुम खामा का शिकायत कर रहे थे। मैं तो यही बोल रहा था कि हर बैच के साथ यानी रेशो बढ़ रहा है। अच्छा नहीं, अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो ये कह रहे थे ये टॉपिक ज़रूर उठाइएगा कि भाई खवातीन जो हैं वो इस फील्ड में नहीं आ रही हैं, तो मैंने कहा ज़रूर बात करेंगे। तो आप ब्लश कर रहे हैं? क्या स्ट्रेंथ है लड़के और लड़कों की? हमारी क्लास में, हमारे बैच में अबाउट 17 जो है वो लड़कियां हैं और अबाउट 50+ बॉयज़ हैं। अच्छा, तो अभी भी रेशो बहुत कम है, रेशो काफ़ी कम है। नहीं एक्चुअली इंटरेस्ट की भी बात होती है ना। अब आप देखें जब आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, कराची स्कूल ऑफ फैशन चले जाएं, इंडस वैली चले जाएं, आप तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे लड़कों की तादाद कम है, वहाँ खवातीन ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट जब आप बात करते हैं, अब लड़कों को ये होता है भाई, लड़कों के अंदर एक फुनसुक वांगड़ू घूम रहा है जो 3 इडियट के अंदर आमिर खान था कि भाई मुझे फ्रिज नजर आया खोल दो। हम बचपन के अंदर हमें कोई टॉय कार मिलती थी, हम उससे नहीं खेलते थे, हम उसे खोल के एक गोल सी निकलती थी मोटर, उसमें 2 सेल लगाते थे और उसके ऊपर पंखा लगाते थे प्लास्टिक का या कागज का, उसे बना के हम सक्सेसफुल फील करते थे। तो हमारे अंदर एक बॉन्ड, आप कह लीजिए सलाहियत इंजीनियरिंग एक मौजूद है। हम वो कौम है जो ये नहीं कहती कि यार ये ताला चाबी से तो खुलता है, हम कहते हैं बगैर चाबी के कैसे खुलेगा। हम मतलब इतने जीनियस लोग हैं। आई फील लाइक पाकिस्तानी बॉर्न इंजीनियर्स हैं। हाँ, इंजीनियर तो हम बॉर्न इंजीनियर हैं, खतरनाक किस्म के। तो आपको इंजीनियरिंग का शौक कैसे हुआ था साहब, और ये कि मैं गाड़ी बनाऊंगा? वही जैसे आपने बोला, वो जो लड़कों के अंदर होता है, मैं भी यही करता था। तो मैं जब 10th पास की तो अराउंड मैं घर की ना चीज़ें रिपेयर करता था, तो अब्बू बहुत ज़्यादा खुश होते थे उससे। वाह, पैसे बचाते थे ना आप? नहीं एक बार मैंने मजाक में भाई का फ़ोन ख़राब था, मैंने चेक किया, मैंने 1-2 तार वो चीज़ सेट की, वो चली गया। तो फिर उससे मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वेरी गुड, सही है। तो फिर अच्छा ये बताइए कि यूके कंपटीशन में अवार्ड भी जीता, उसके हवाले से कुछ बताइए। अच्छा, यूके में हमारी जो LV हाइब्रिड यानी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कोई कंबशन व्हीकल लाया होता है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया होता है, तो LV हाइब्रिड कैटेगरी में हमारी 2nd पोजीशन आई है। और हम लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जिसमें बैटरी के ज़्यादा काम होता है और इंजन का कम। ठीक है, तो ये लो वोल्टेज है। सही। और एक हमारी जो एडवांसमेंट है, यानी साल दर साल जो हम बेहतर होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए वो जो कंपटीशन है उन्होंने हमें लर्न एंड कम्पीट का अवार्ड दिया है। यानी हमारी जो बेटरमेंट है, हमारी जो एडवांसमेंट उन्होंने देख के हमें प्रॉपर उन्होंने एजाज़ी अवार्ड दिया था। उसके अलावा हम पाकिस्तान की वाहिद, पूरी एशिया की वाहिद टीम है जो एक पूरा कॉस्ट का इवेंट होता है उसमें थे। और उसके अलावा हमारी एक LTS होता है जो हमारे गाड़ी का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसमें हमारी अराउंड 11th पोजीशन थी।
यही पोजीशन। ज़बरदस्त भाई। अनीका साहब, आपके पास तो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, तो गवर्नमेंट से तो यहाँ की कोई अपील शपील तो या किसी चीज़ की ज़रूरत आप लोगों को दरकार होगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वज़ीर-ए-आज़म इनपुट सपोर्ट प्रोग्राम भी स्पॉन्सर करे तो आप कह सकती हैं, उनसे गुजारिश की जा सकती है। वैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हज़रत मजाक ये तो बात थी, क्या हर्डल्स आ रहे हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आप मार्केटिंग की फील्ड से हैं तो ज़रा क्विकली अगर आप इसे सम अप कर सकें तो हम उसके हल के लिए भी कुछ कर सकें, क्योंकि आप मार्केटिंग करती हैं, आप लोगों को जी बता सकती हैं। हर्डल्स सबसे बड़ा तो ये है कि रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है। जो बाहर टीम्स होती हैं उनके गैराज में, उनकी अपनी लैब्स में उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिससे वो ऑन द स्पॉट अपनी मशीनिंग पार्ट्स को काट के अलग अलग कर सकते हैं। इंपोर्ट का भी इशू है और मसला ये कि वो CNC की मशीन्स होती हैं, हमें भाग के जाना पड़ता है कोरंगी पे जाके हम बंदों को पकड़ते हैं, यार हमारी CNC कर दो, हमारे मेटल के पार्ट्स हैं वो कट करके दे दो। वहाँ पे उनके अपने लैब्स में पड़े, उनको चाहिए वहीं पे गए, कट किया, उन्होंने लगा। तो इससे टाइम का भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट हमारे पास आ जाता है, बजट की भी कंस्ट्रेंट आता है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा आने जाने का फैसिलिटीज़ का जो है वो इस वक्त अगर हम इसे ब्रॉड वे में देखें, समझने की कोशिश करें, फैसिलिटीज़ का इशू हो रहा है। चले, थैंक यू सो मच निका, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, कहा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, और हमने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर लोगों से कह भी दिया है, ख़वातीन से भी कि इंजीनियरिंग में जो है वो दाखिला लें भरपूर तरीके से। ये तो थे हमारे फ़ख्रे पाकिस्तान, और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं बिजली के बिलों की। पाकिस्तान में शहरियों से बिजली के बिलों में लूटमार जारी है। हमारे यहाँ एक बिजली घर 50 अरब में लगा और इसको सरकारी खजाने से 400 अरब अदा करने के पड़े। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सूरत हाल को दिन दहाड़े डाका करार देते हुए IPP से मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। ओफ 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 जी नाजरीन, पहले तो हम अफशीन सिर्फ अपना ही जो है वो रोना रोते थे कि भाई बिजली नहीं आ रही, हाई बिजली के बिल वगैरह वगैरह। अब जाकर के FPCCI को पता चला है और उन्होंने भी जो है ये आवाज़ें उठाई हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो बड़ा मुतासर हो रही हैं इससे। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली खो चुके हैं, बांग्लादेश के हवाले कर चुके हैं अपने हाथों से कि लो भाई हमारी टेक्सटाइल भी तुम ही संभालो। अब ले दे के जो इंडस्ट्रीज हमारे पास बची हैं उनके लिए सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है बड़ी तशवीशनाक है। और मेरे ख्याल में चलें ठीक है, आप कंज्यूमर की जो दुख दर्द थे उनकी आवाज़ आप तक अगर नहीं पहुंच रही है, एटलीस्ट आप ऐसे काम तो करें, ऐसे इकदाम तो करें जिसके ज़रिए इंडस्ट्रीज़ को कोई रिलीफ मिल सके, क्योंकि एंड यूज़र तो आपका कंज्यूमर के पास ही आना है, वो इंडस्ट्री से जो भी बन रहा है वो भी आएगा, ज़र मुबादला भी आएगा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये हर सूरत हर चीज़, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो कंट्रोल होती हैं ये आपकी इंडस्ट्री से ही कंप्लीट होती हैं। तो ये करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए महीन खान कायम मकाम सदर FPCCI हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आवाम जानना चाहेगी कि आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और कहा कि दिन दहाड़े डाका मारा जा रहा है, बड़ा ही सख्त लफ्ज़ है सर, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये लफ्ज़ मुनासिब रहेगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, मैं ये बात जो है कोई हवाई नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है कि अगर आपका जो बिल आ रहा है और उसका जो है तकरीबन कहीं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टैरिफ्स हैं, लेकिन कहीं 50 से लेकर 65-66% तक जो है कैपेसिटी में आप दे रहे हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम नहीं की है उस मद में आप पेमेंट दे रहे हो, खा वो इंडस्ट्री है, खा वो सैलरीड क्लास है, डोमेस्टिक यूजर्स हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? तो हमारी नज़र में तो यही है जी। अच्छा, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म अगर अदालत से भी आ जाता है तो सर क्या गारंटी है कि ये ऑडिट भी ठीक होगा? क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसी इतलात हैं कि चंद खानदानों के फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये इतना बड़ा स्कैंडल और लूटमार की जा रही है। फिर आप तो वाकिफ़ ही हैं सर, शहद की बोतलें कैसे बन जाती हैं लेबॉर्ट्री में। जी देखें, अदालत उज़्मा पे हम सबको यकीन है और इंशाल्लाह हमें ये भी यकीन है कि अगर अदालत कोई ऑर्डर देती है वो उसको इम्प्लीमेंट भी कराएगी। और हमारी जो आगे हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो हम इसमें पार्टी बन रहे हैं तो उसमें हमारी दरख्वास्त यही होगी कोई इंटरनेशनल ऑडिट फर्म हो जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हो, जिस पे सबका एतमाद हो। तो हम अल्लाह से पूरी उम्मीद करते हैं कि इसमें देखिए हम किसी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे, किसी फैमिली को नहीं कर रहे, किसी गवर्नमेंट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी इसका ऑडिट हो और जब ऑडिट हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मतलब जो है इसमें इन्वॉल्व वो चीज़ सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। सर, इस वक्त लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स की फैक्ट्रीज की क्या पोजीशन है?
देखिए, इसकी शरह अगर मैं निकालूं तो सेक्टर वाइज तो इस वक्त मेरे पास सच्ची बात है डेटाबेस नहीं है, लेकिन आसिफ इनाम साहब हैं हमारे आप्टिमा के चेयरमैन, आपके साथ वो प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लगभग 25% के करीब हमें पता है कि टेक्सटाइल मिल्स बन चुकी हैं, और आपको ये भी पता है कि उनका लायंस शेयर है आपके एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आप डेटा मेरे से पूछते हैं कि पीसीजी पाकिस्तान कॉटन जिन एसोसिएशन का तकरीबन 1100-1150 जिनरीज हैं इस सीजन जो हमारी रिपोर्ट्स हैं तकरीबन 350 एट मोस्ट 450 जो है वो फंक्शनल होंगी। इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स में, और ये नहीं है कि जी जो कारखाने बंद हो रहे हैं, जो कारखाने जो है डाउन साइजिंग भी कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन जिनकी 12 घंटे थी वो 6 घंटे पे लाएं, जिनकी 6 घंटे थी वो 4 घंटे पे लाएं। तो ये डेटा, इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप डिस्कोस का डेटा निकालो, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन गिर रही है। जो कंजम्पशन गिर रही है दैट मींस प्रोडक्शन गिर रही है। डेफिनेटली लेस प्रोडक्शन मींस लेस एम्प्लॉयमेंट। तो ये बड़ा आसान तरीका है। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फ्राइडे को हमने अपनी ईसी के बाद जो फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसके बाद हमने जो है एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, जिसमें हमने पाकिस्तान भर के चेंबर्स के सदूर को जो है वर्चुअली इनवाइट किया है। साथ में हमने जितने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पेट्रन्स, उनके सदूर को इनवाइट किया है। तो होपफुली वहां पे हमें कुछ मजीद डेटा मिलेगा। लेकिन हालात आपके सामने हैं, जब लाजमी तौर पे जब आपकी इतनी ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिर रही है, दैट मींस दैट द प्रोडक्शन इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लेकिन साहब एक इतला ये थी कि आप लोगों का मुतालबा ये है कि सनतों को सस्ती बिजली जो है वो दी जाए, क्योंकि इस वक्त बिजली खपत जो है वो 18% कम जबकि पैदावार बढ़ रही है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या इस सिलसिले में कोई एहतजाज भी प्लान कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हम हमेशा की तरह अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बातें करेंगे? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं इसमें तफसील आपको देना चाहूंगा कि देखें, आपके पास सबसे पहले तो आप अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को उठाओ, ठीक है। अगर 500,000 मेगावाट में गलत हूं तो माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरा जो हमें पता लगा है तकरीबन 23,000 आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी ऑलमोस्ट जो है वो बिटवीन 42-45,000 है, ठीक है। उसके अलावा 16,000 मेगावाट जो है वो आपकी पाइपलाइन के अंदर है। इस वक्त जो आपकी कंजम्पशन है वो 13,000 पे आई हुई है, ठीक है। और मजीद जो है ये आपकी कंजम्पशन जो है वो गिरती जा रही है। वो गिरती इसलिए जा रही है कि बिजली जितनी महंगी होती जा रही है उतना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई होता जा रहा है, यानी कि जो सनतकार हैं वो उनके लिए अब वायबल नहीं रहा। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो खाली कारखाने, जो कि पावर प्लांट्स हैं, जिनको आप कैपेसिटी की मद में पेमेंट दे रहे हो, उससे बेहतर ये है कि जब पेमेंट आप ऑलरेडी दे रहे हो तो भाई उनसे बिजली लो। अच्छा, पेमेंट आप कर रहे हो, बिजली भी आप लो उनसे, और उस बिजली को डिस्काउंटेड करो ताकि जो सनतकार हैं वो अपनी मेगा वाटेज जो है वो बढ़ाएं। और आपने दूसरी बात ये की कि लाएमल की। देखिए, लाएमल हम जो है इस वक्त मेरा ख्याल आखिर यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में पार्टी बने, वो हमने अपना दे दिया है। साथ में हम SIFC में भी जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको आपकी नॉलेज में होगा रिसेंटली उसके मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन एक ये पावर का भी इशू था। मुख्तलिफ PCG स्ट्राइक पे गई, फ्लोर मिल वाले स्ट्राइक पे गए। तो इसी तरह देखें, ये जो लाएमल होता है कि जो इंडस्ट्री स्ट्राइक पे जाती है, ये एज एन एपेक्स बॉडी हम ही अनाउंस नहीं कर सकते, ये एसोसिएशन बाय एसोसिएशन होता है। तो लेकिन बहरहाल लाएमल हमारा यही है जी, हम सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं और ये इस मुल्क की बका का मामला है, एंड वी विल फाइट इट आउट टिल द एंड। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका मौका है। PCCI का मौका भी आ गया है। नाजरीन, आपको पता चल गया है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस वक्त जवाल की जानिब बढ़ रही हैं, अगरचे बिजली के नरखों में तब्दीली ना आई और एक खातिर खा आपको डिस्काउंट नहीं मिला तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अफशीन, एक और प्रॉब्लम जो कि हमारा मुल्क फेस कर रहा है वो क्या है? बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं हेल्थ और फिटनेस के हवाले से। आप भी अपने वजन से मुतालिक तशवीश लाहक होगी आपको भी, और इस पर गौर कर रही हैं कि किस तरह की ग़िज़ा आपके लिए बेहतरीन रहेगी। यकीनन ऐसा हो सकता है कि एक डाइट प्लान जो एक शख्स के वजन में कमी का बायस बने वो बाकी सबके लिए उतना ही मौसर साबित हो। इसकी वजह यह है कि हर शख्स का जिस्म, उसके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्तलिफ
तरीके से प्रोसेस करता है। इसके लिए अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मिकदार में ग़िज़ा लेने के बावजूद एक शख्स का वज़न ज़्यादा बढ़ता है और दूसरे का नहीं बढ़ता। यही वजह है कि कुछ लोग जी भर के पास्ता खाते हैं और उनका वज़न 1 पाउंड भी नहीं बढ़ता, जबकि कुछ लोगों का वज़न सैंडविच खाकर भी बढ़ जाता है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में परफेक्ट डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ शेफ़ ज़ुबैर है। वेलकम टू द शो शेफ़ ज़ुबैर। आप शेफ़ के होने के साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फ़हीम भाई आप न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ शेफ़ भी हैं। अल्लाह शुक्र जी, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इनकी अव्वलीन तरजीह जो है वो न्यूट्रिशंस पर है और मैं खुद भी जो है वो इनका क्लाइंट रह चुका हूँ और मैंने अच्छा खासा वजन भी जो है वो पिछले साल कम किया था। तो काफी और फ़हीम भाई तो मेरे पर्सनल क्लाइंट रहे भी हैं, 4 से 5 महीने उन्होंने डाइट किया था। पर्सनल क्लाइंट बनने वाली, बस आप भी बनने वाली हैं। अच्छा, अब जो मेरे मुतालबात होते थे ना इनसे, मैं सवालात भी उसी हद तक रखूंगा कि भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों को डाइट प्लान, लोगों को लगता है कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक आसान तरीका है अपने वजन कम करने का, जिसके लिए मैं तो खिलाफ हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। दूसरा, लोगों को लगता है जी मैं जिम में जाऊंगा, डोले शोले बनाऊंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। मुझे जो प्लान अभी अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद सामने आया वो ये है जी कि इट्स 50% डाइट, 20% आपकी एक्सरसाइज और 30% स्लीप यानी रेस्ट। बिल्कुल ठीक है जी। अब जब डाइट की हम बात करते हैं ज़ुबैर, तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि लोग वजन कम करने के लिए ज्यादातर आपके पास आते हैं। बिल्कुल। हाई प्रोटीन के ऊपर तो इतना ज्यादा आते नहीं है कि पुट डाउन करना है। अब ये वजन कम करने वाली जो डाइट होती है, इसे जरा आप अपनी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करें। कार्ब्स और ये अपना फैट्स, ये किस तरीके से लिए जाए? अच्छा, एक चीज़ है फ़हीम भाई, सबसे बड़ी चीज़ देखने में आती है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो रोटी हद से ज़्यादा रोटी चावल है। और अगर मैं बात कर लूँ नॉर्मल रूटीन्स के अंदर, बच्चों का फास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो 2 मिनट नूडल बहुत। आप यकीन करें, मैंने रिसेंटली अभी यूएसए विज़िट किया और वहाँ पे माशाल्लाह जितने भी आप कह लें 12 से 13 14 साल के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से भरपूर मात्रा के अंदर जो फास्ट फूड खा रहे हैं। सोडा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जा रहा है। मतलब ये पता ही नहीं है कि पर डे आपने कितना मतलब कैलोरीज कंज्यूम करना है और किस तरीके से जो है वो नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ऑफ कोर्स। और फिर आप यकीन करें कि मैंने यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, और इंसुलिन एग्जैक्टली इंसुलिन लेवल इतना बढ़ा हुआ होता है कि मैं शॉक्ड हो गया कि इतने छोटे बच्चों को जो है माशाल्लाह वहाँ पे शुगर है। तो जरा फिर बच्चों से शुरुआत करते हैं ना, मुझे बताएं बच्चों की ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, अच्छा थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा टेस्ट बड मारना पड़ेगा। फाइबर का इंटेक ज़्यादा हो, लाइक सुबह सुबह जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। ओट्स का इस्तेमाल जो कि एलमंड मिल्क के अंदर हम मिला के पका के बना मतलब ईजिली बन जाता है। फ्रूट्स ऐड कर लें। फिर इसके अलावा बॉयल्ड एग है, लेकिन मेक श्योर बॉयल्ड एग भी इट डिपेंड आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एग वाइट या होल एग योग भी आप ले सकते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है उसको ज़ाया नहीं करना वो भी खा सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इट डिपेंड कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। पर डे 3 एग वाइट के साथ 1 एग योग बुरा नहीं है। वी कैन ईट, मतलब हम खा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया ब्रेकफास्ट अगर हम सोच रहे हैं, ठीक है जी। बच्चों के लिए भी ये ब्रेकफास्ट जो है वो ठीक रहना चाहिए, यानी कोई एक आध शेक जो है वो आप ऐड कर लें, उसके अंदर ओट्स का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। अच्छा, ओट्स का शेक भी बन सकता है, ओट्स का शेक, स्मूथी बन सकता है। अच्छा, इसमें फ़हीम भाई थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि आजकल जो है ना, अगर आप वेट लूज की तरफ जाते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स प्लीज़ आपको स्किप करना पड़ेगा। अच्छा, आप प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ आ जाएं, लाइक बादाम का दूध है, एलमंड मिल्क बहुत इजी है। तो फिर क्या आप ग्रीक योगर्ट खिलाएंगे हमें? हाँ, ग्रीक योगर्ट भी खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। महंगा बहुत है लेकिन फ़हीम भाई देखें, एक बहुत आसान सी चीज़ है कि एलमंड मिल्क बहुत इजी, मैंने यूएसए में पिया, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं यहाँ भी मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं, नाम नहीं ले सकता जहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको ढूंढने से मिल जाएंगे, ग्रीक मिल जाते हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। 10 से 12 बादाम ओवरनाइट आपने सोक कर लिया और सोक करने के बाद आप सुबह उसका जो है वो स्किन पील कर दें, आधा कप पानी डाल लें, उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें। अगर आपने फ्लेवर एनहेंस करना है तो थोड़ा सा आप उसके अंदर वैनिला एसेंस शामिल। जिस पानी में हमने सोक किए हुए वो पानी वेस्ट करना है, उसके अंदर नहीं, उसी पानी के अंदर आपने उसमें आधा कप और डालने, आधा कप थोड़ा सा और डाल लें। बट मेक श्योर कीजिएगा कि वो जो आपका बादाम का जो छिलका है वो आप पील कर लें। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें। आप उसी के अंदर ही आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, उसी के अंदर ओट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा ब्रेकफास्ट का हो गया, ठीक है। अब लंच के ऊपर अगर हम बात करें तो लंच पे हम क्या कार्ब्स ले सकते हैं?
कार्ब्स ले सकते हैं बट मेक श्योर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स, अब वो क्या होते हैं जरा एक्सप्लेन। ब्राउन राइस, ब्राउन राइस जो कि फुल ऑफ फाइबर है। ओके। और अगर हमें पता लग जाए कि ब्राउन राइस कितना हेल्थ बेनिफिशियल है, लाइक उसके अंदर फाइबर भी होता है, उसके अंदर अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। अब उसको बनाने के तरीके, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी अपनी क्रिएशन है। जैसे आपको मैंने कुछ डाइट प्लान दिया था, तो उसको आप ब्राउन राइस को जो है वो पुलाव के फॉर्म में बना सकते हैं। आप उसमें चाहें तो आप उसको एग फ्राइड राइस के फॉर्म में बना सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। बट राइस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, इसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है वो क्वांटिटी है, एक लिमिट है, पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन डाइट लेनी है। ठीक है। मतलब अगर पर डे अगर हम 1400 या 1300 कैलोरीज की डाइट प्लान बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपका 100-150 कार्ब्स आ सकता है। बट अभी आपने कहा कि हाई प्रोटीन की तरफ लोग नहीं जाते हैं, ज्यादातर नहीं जाते ना, ज्यादातर नहीं जाते। लोग कहते हैं यार वजन कम होना चाहिए, वजन बढ़ाने वाले बहुत कम है। कीटो में क्या होता है, कीटो में आपको पता है, कीटो में जो है वो तो आपको एग्जॉस्ट कर देता है। हाँ, तो उसमें तो आपको कीटो में हेयर फॉल आ जाते हैं, बाकायदा आपके एपिसोड्स हो जाते हैं कि जी आप बेहोश, स्कार्स, डार्क सर्कल्स बड़े आ जाते हैं, हेयर फॉल बड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम फैट खा रहे होते हैं और प्रोटीन खा रहे होते हैं। उसमें कोई विटामिन और मिनरल्स है ही नहीं, मतलब फाइबर भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है। फ्रूट्स में ऑफ कोर्स फिर वो कीटो के अंदर शुगर कंटेंट कम होता है, तो उसकी वजह से जो है वो नहीं खाने देते भाई, वो फिर नहीं खाने देते। तो इसलिए जब अगर हम 1200 या 1300 कैलोरीज के ऊपर डाइट बनाएं, तो उस पर आपने जो है वो तकरीबन 150 ग्राम के करीब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप इजीली खा सकते हैं। और उसके साथ फिर ये कि अगर आपने लंच की बात की है, ग्रिल्ड चिकन और बीफ पैटी, चिकन पैटी। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि लंच में हम कार्ब्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डिनर में नहीं ले सकते? डिनर में नहीं ले सकते, डिनर बिल्कुल ही कम किया जाए। अच्छा, डिनर में ये मैं मोस्टली ये होता है कि जैसे ग्रिल्ड फिश है, सैल्मन फिश है, टूना फिश है, जो कि यहाँ पे मिलता नहीं इतनी आसानी से, तो वो उसकी जगह ऑल्टरनेट में फिर ग्रिल्ड चिकन और साथ में सैलड यानी कि लेटस और फिर कोई ऐसा बताए ना इकोनॉमिकली भी तो जरा समझ में आने वाली चीज। वो तो फिर ऑफ बीन्स वगैरह, किडनी बीन्स बना लेते हैं, किडनी बीन्स का सैलड बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगा। अच्छा, वो आपने एक चीज़ मेंशन कर दिया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते। जी बिल्कुल। तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं। काले चने हैं, वाइट चने हैं, और उसके साथ साथ जो है दालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो उससे फिर जो आप गोश्त से प्रोटीन जो आप वेगन्स आप कह लीजिए आजकल जो हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका में भी देखा वहाँ पे वीगन, पूरी वेगन सोसाइटी है, हाँ, वेगन सोसाइटी भी आपको आर्टिफिशियल बीफ का मिलता है। बिल्कुल। तो वो राजमा, आपने किडनी बीन्स का जिक्र राजमा जिसको इंडिया में, तो उसकी पैटी बन जाती है, वो आप कबाब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप पनीर का बारबेक्यू हो जाता है भाई, पनीर का ही बन सकता है, लेकिन पनीर में थोड़ा बहुत ही कि फैट का हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट हो जाता है। अच्छा, तो आपने कहा है कि डाइट के लिए डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रोटी और चावल बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चावल, वाइट राइस आप स्किप कर दें, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। अच्छा, स्टार्च के साथ या स्टार्च हटाना है हमने? वाइट राइस सम टाइम, वंस इन अ वीक आप जो है अगर स्टार्च वाला हटा दें, जैसे हम स्टीम करते हैं ना, तो स्टार्च सारा निकल जाता है, वो फिर भी डाइजेस्टेबल है। ठीक है। बट अगर अब पुलाव चीट डे पे खाया जा सकता है। हाँ, चीट डे पे, जैसे संडे बिरयानियां और पावे जो है वो स्किप करने पड़ेंगे हमें, अगर वेट लूज करना है तो। ठीक है जी। और अगर अब हम आ जाते हैं थोड़े से एक्सरसाइज की जानिब, जिम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमें देख रहे हैं और उन्हें भी है कि जी हमें पुट ऑन करना है, मसल पुट ऑन करना है, तो वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं। अच्छा, नेचुरल प्रोटीन किस तरीके से लिया जाए? नेचुरल प्रोटीन में ऑफ कोर्स सारे ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, ओके, नट्स हैं, कैशू नट्स हैं, बादाम हैं। इसके अलावा चिया सीड्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अच्छा, इंजीर का बताएं। इंजीर आजकल जो है वो मैं काफी पोस्ट देख रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ पोस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ। लेकिन ड्राई फ्रूट्स की जो है तासीर काफी गर्म रहती है, तो इसमें काफी चीजें अवॉइड करनी होती है। आजकल मैंने देखा है जिम में भी लोगों को कि वो एक स्मूदी बनाते हैं, जिसके अंदर वो येलो वाले चने, येलो चने का पाउडर बना देते हैं, उसमें 2 खजूर डाल देते हैं, उसके अंदर 2 इंजीर डाल देते हैं और शहद डाल के जो है वो बहुत चल रहा है आजकल। लेकिन गर्मी की वजह से मैंने उनसे कहा यार कैसे पी लेते हो? वो ओवरनाइट, फिर वही बात है कि ओवरनाइट आपने इसको सोक कर लेना है, ओके, ताकि उसकी तासीर खत्म हो जाए। अच्छा, बट इंजीर कभी इनटेक 1 से ज्यादा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। बेशक आप उसकी जगह थोड़ा सा खजूर भी ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें, और फिर वो जो आपने काले चनों का जिक्र किया, येलो वाले, हाँ, तो वो तो और पावरफुल है। हाँ। बट ये मैं सजेस्ट करूंगा कि प्री वर्कआउट हो तो ज़्यादा अच्छा है, प्री वर्कआउट में, ताकि वो वर्कआउट करें तो फिर वो तो क्या है, इक्विवेलेंट टू क्रिएटिन हो जाता है या बीसीसीए बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसके लेवल पे आ जाता है। प्री वर्कआउट जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं ये वो होती हैं। अच्छा, और पोस्ट वर्कआउट, अच्छा सॉरी आप कुछ नहीं जरूर, अब पोस्ट वर्कआउट जो है वो हम प्रोटीन शेक पीते हैं। अब अगर उसे भी हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं ना बेसिकली, तो क्या
केमिकल ड्राइड होता है जो भी चीज़ है तो एक सप्लीमेंट ही। सप्लीमेंट नेचुरली अगर हम उसकी तरफ जाना चाहें तो क्या हम पोटेशियम की तरफ जा सकते हैं? उससे हमें मिल सकता है इनटेक है बनाना या बनाना, बिल्कुल जिसको कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वीट पोटैटो तो बहुत अच्छी चीज़ है, स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है, अब चूंकि आपने जिक्र किया कि जो हम शेक की बात कर रहे थे, इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि प्री वर्कआउट आप ले लें, तो ड्यूरिंग वर्कआउट ये फिर डाइजेस्ट भी हो जाएगा और फिर वो जो आपको एक बेनिफिट भी जो मिल जाता है बॉडी के अंदर, एक प्रॉपर एक प्रोटीन का जो एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो है आपने बताया चिया सीड सुबह सुबह, तो इसी तरह तुख बलंगा भी कहते हैं, फ्लैक्स सीड भी हैं, तो ये अलसी के बीज, हाँ, तो ये सब बहुत प्रोटीन रिच हैं। बिल्कुल, तो ये सारे वीगन उसके अंदर वीगन आइटम्स के अंदर आए थे, वीगन तो ये सब हम अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और यही सारे इनमें से कौन सा, जैसे आपने कहा कि अब तुख बलंगा तो उसकी तासीर ठंडी है, मैं बहुत सारी सीड्स आपको मेंशन कर देता हूँ जिसका हम पाउडर भी बना के रख सकते हैं। एक तो पम्पकिन सीड है और फ्लैक्स सीड्स है, इसके साथ साथ जो है 4 मगज का सीड है और चिया सीड्स है, ठीक है। इसमें फिर आप थोड़े से बादाम भी ऐड कर लें, थोड़े से मखाने भी ऐड कर लें और थोड़े से। अच्छा, चिया सीड्स जो है वो महंगा है, तो क्या हम तुख मलंगा इस्तेमाल कर लें? क्योंकि वो एक ही चीज है तकरीबन, बस बिल्कुल एक ही चीज है। आप अगर रीजन का फर्क हो जाता है मेरे ख्याल में, जी बिल्कुल, मैं गलत बिल्कुल तो बताइएगा, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा मलंगा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे वो बजट का भी इशू आ जाता है। वही ना, बहुत महंगा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 250 ग्राम आई थिंक वो कोई 2-2.5 हज़ार का हो जाता है वो, 2-2.5। हाँ, और अगर आप मैं सीरियसली बताऊं तो मैं यूएस से लेकर आया हूँ, बाखुदा मुझे वहाँ से सस्ता पड़ा है। तो वहाँ तो सस्ता ही पड़ेगा ना, इंपोर्ट ड्यूटी है यहाँ पे भाई, लग्जरीज आइटम में आ रहे हैं यहाँ, वहाँ तो बहुत सस्ता है। वहाँ तो $1 का मिल गया होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, $2 का मिल गया होगा, $3 का था वो, मुझे हाफ के जी करीब पड़ गया। हाँ ऐसा ही है, नहीं 250 ग्राम आपको $1 का पड़ा ना, वो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ तो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, ये आपको टैक्सेस जो है यहाँ पर पूरे भूखा भी नहीं रहने देते, डाइट भी नहीं करने दे रहे टैक्सेस जो है हमें, पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल ये आपका, अच्छा ये जो मिथ थी कि भाई शकरकंदी नहीं खानी मोटे हो जाओगे, ये गलत ही है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है। रोटी में सजेस्ट करूँगा, बादाम की रोटी बनती है, आलमंड फ्लावर की, और कोकोनट रोटी, जो कि अगर आपको रोटी की क्रेविंग हो रही है और आप चाहते हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्ट डाइट करनी है, तो आलमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर इसकी रोटी बनती है, बहुत शानदार रोटी बनती है। इसके अलावा कुछ हल्की सी चीज बता दें, आलमंड फ्लावर या चीला बनता है ना, चीला, हाँ चीला बनता है, बेसन का चीला बनता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन की काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो वो भी अगर जैसे अगर हम वीगन पर्सन्स की बात कर लें, बहुत मैं चूंकि वेगन क्लाइंट ज्यादा हो गए आपके पास, बहुत ज्यादा, मैं खुद भी हूँ, अच्छा ओके। असल में फ़हीम भाई आप ये देखें कि एनिमल प्रोटीन के अंदर ना कहीं फैट जरूर आता है। हाँ, फैट आता है, कुछ भी कर लें आप, वो फैट आता ही आता है इसमें, तो फैट कट करने के लिए जरूरी है। खैर थैंक यू सो मच ज़ुबैर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हमें और बहुत ही हमारे नाजरीन के लिए जो है वो अच्छा काम किया, और आपको शादी मुबारक हो, परसों आपकी शादी थी जी, मैं माजरत चाहता हूँ आ नहीं सके, लेकिन आपको हम ऑन एयर जो है वो आपके सारे चाहने वाले फैंस की जाने से मुबारकबाद दे रहे हैं। नाजरीन यकीनन आपको पता चल गया होगा कि अब आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कब खाना है और कैसे खाना है, और कितने का खाना है और कितने का नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें लिस्ट के तहत आपके पास आ चुकी हैं। और अगर आप भूल चुके हैं तो यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करके आप उसे देख सकते हैं कि भाई कितने की क्या क्या चीज़ मिल रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। क्यों अफशीन साहब? बिल्कुल, और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तो हमने बात कर ली, और अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। अमरीकी सदारती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन उम्मीदवार की जानिब से नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। आज अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि सबको मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हुआ हूँ, आइंदा 6 माह अपने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि नई नस्ल को आने का मौका दिया जाए, हमने साबित करना है कि हम अजीम कौम हैं, अब वक्त है कि नई और नौजवान आवाज़ को मौका दिया जाए। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार भारतीय नजात कमला हैरिस के बारे में उनका कहना था कि वो तजर्बाकार और मजबूत हैं, पहली सियाह फाम खातून के सदारती उम्मीदवार नामजद किया है और गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हीं से जानते हैं। सर वेलकम टू द शो। सर अभी बाइडन साहब ने जो स्पीच दी है, यकीनन आपने भी सुनी होगी, इसके अंदर उन्होंने तकरीबन तमाम कार्ड जो हैं वो प्ले कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि पहली खातून है, फिर उन्होंने कहा कि जी सियाह फाम पहली खातून है, फिर उन्होंने कहा यंगस्टर हैं, फिर
फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसकी उनसे उम्मीद और तवक्को भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो इसके बिल्कुल भी हक में कभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि गजा में जंग को बंद करना चाहते हैं, यानी वो अपने इलेक्शन को जिताने के लिए हर हरबा आजमाने को तैयार हैं इस वक्त। आपकी इस बारे में क्या राय है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो आखिरी चंद माह सदर बाइडन की सदारत की टर्म में रह गए हैं और फिर उनकी सेहत के हवाले से बहुत से सवालात पिछले चंद माह में उठाए गए, आप जानते हैं। और असल बात यह है कि ये सवालात सिर्फ उनके सियासी मुखालिफिन या रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प साहब ने नहीं उठाए, बल्कि खुद उनकी पार्टी के जो बड़े अहम सरकर्दा रहनुमा हैं, साबका स्पीकर थी नैंसी पेलोसी, चक शूमर, और बड़े अहम डेमोक्रेट्स ने भी उनकी सेहत और जो उनकी ये सलाहियत है कि वो अमेरिका की क़यादत कर सकें अगले 4 साल के लिए, उसके बारे में उठाए। जिसके बाद जो उनकी डेमोक्रेट पार्टी है, उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी पार्टी के मफाद में है कि सदर बाइडन को सपोर्ट ना किया जाए उनकी इलेक्शन कैंपेन में, और बुनियादी तौर पे एक मुतबादिल यानी कि कामिला हैरिस को अब लाया जा रहा है आगे। एक तो पहलू ये है। तो इसलिए अब जो सदर बाइडन का खिताब है, आपको इसको 3 तनाजुर में देखना चाहिए। पहला तनाजुर तो ये है कि खुद वो अपनी पार्टी के अंदर सपोर्ट खो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब वो चाहते हैं कि उनके बड़े गलत फैसले थे आलमी सतह पे, दाखिली सतह पे, उनके हवाले से जो उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ा है, उसमें कमी लाई जाए। इसीलिए आप देखें कि गजा के हवाले से तवाहन और कराहन तकरीबन 40,000 शहादतों के बाद उनको ये ख्याल आया है कि जी जंग बंद करनी चाहिए। और ये तो खुलेआम धड़ल्ले के साथ जो है वो सपोर्ट करते रहे इजराइल को, वो हमदर्दी का वोट ले सके, जी हम सिंपैथी वोट मिल जाए। जी 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 अली साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो जंग बंदी की गजा के हवाले से बात करने का मकसद कोई फलस्तीनियों की हमदर्दी, इंसानी हुकूक और कानून की अमलदारी का एहतराम नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आने वाले इलेक्शन में चूंकि डेमोक्रेट पार्टी की हुकूमत में वो इसराइल को कील कांटे से लेस किया गया, जिस असलहे को इस्तेमाल किया गया 40,000 फलस्तीनियों को शहीद करने के लिए, अब उनको इस बात का इदराक है कि जो नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन अमेरिकन है, वो शायद इसकी वजह से उनकी पार्टी को आइंदा सपोर्ट ना करे। तो इस एहतमाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात की है कि जंग को खत्म करना चाहिए, जबकि 40,000 शहादतें जो हैं उसमें सिर्फ इसराइल मुलविस नहीं है, बल्कि जिस हुकूमत ने उनको मुकम्मल तौर पे सिफाती और दिफाई मदद प्रोवाइड की है, कुमक प्रोवाइड की है, यकीनी तौर पे उनको इस बात का एहसास है कि जो नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन, ब्लैक, मुस्लिम, अरब वोटर है, वो इसके मुकाबले में आने वाले इलेक्शन में शायद ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। और ऑलरेडी आप देखेंगे जो वहाँ के इलेक्शन पोल्स आ रहे हैं, उसमें डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले में ट्रंप साहब खसूसन अभी जो हालिया कातलाना हमला हुआ उनके ऊपर, उसके बाद हमदर्दी हासिल कर चुके हैं और वो डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मकबूल लीडर और कैंडिडेट के तौर पे सामने आए हैं। तो अली साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो रिपब्लिकन की जानिब से आई हैं नॉमिनेट होकर के कमाला हैरिस, ये इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के सामने तो इनका मद्दे मुकाबिल, ट्रंप का मद्दे मुकाबिल ये नहीं है, मतलब ये ट्रंप जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सदारती इंतखाबात के लिए और उनके सामने इनका टिकना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बाइडन ने जो बात की है कि जी मैं एक सिया फाम खातून को लेकर आया हूँ, ये जो आपने अभी तबसरा किया कि जी जो नॉन वाइट वोट्स हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए ये एक प्लान किया जा रहा है, तो क्या वहाँ के वोटर्स जो हैं वो इतने कम अकल हैं कि वो इस चीज़ की जानिब बढ़ेंगे? देखिए, इस वक्त जो अमरीकी सियासत है उसमें 3 मामलात बहुत अहम हैं जिसके ऊपर आगे सदारती इलेक्शन लड़ा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है वो इमिग्रेशन का है, और चूंकि अमेरिका को भी माशी चैलेंजेस का सामना है, तो रिपब्लिकन पार्टी जिसके मेन कैंडिडेट जो हैं वो ट्रंप हैं, उनका मौकिफ ये है कि जो नॉन क्रिश्चियन, नॉन वाइट वोटर है
के बढ़ती हुई खुशहाली और असर रसूख की वजह से क्रिश्चियन बिल्कुल सर, आपको मौक़िफ़ मिल चुका है, सिंपैथी कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुनिया बोल है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।